देखो, ये जो इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, हमारे लेवल पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, सब इन्फॉर्मेशन आपके सामने हम नहीं ला रहे, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन बड़ा होगा। अभी तक हम ये नहीं कह रहे कि जो उड़ान मंत्री है, जो एविएशन मंत्री है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, लेकिन उनके पक्ष के जो नेता है और उनके रिलेटिव जो है, उनके फाइनेंशियल एंड कमर्शियल एंड पर्सनल रिलेशनशिप ये वीएसआर के साथ दिख रहे हैं, ऐसा हम सबका कहना है। अगर वो रिलेशन पर्सनल और कमर्शियल अगर वहाँ पे दिख रहे, ये प्रूव हो रहा है, तो डेफिनेटली हम क्वेश्चन करेंगे कि टीडीपी का जो नेता है, जो आज एविएशन मिनिस्टर है, वो उस पद पे रहना चाहिए क्या? तो डेफिनेटली नहीं रहना चाहिए। एक तो ज़मीन का मुद्दा हमने दिखाया, वो आईएनजी वैश्या बैंक जो है वो हमने वहाँ पे दिखाई, उसका रिलेशन कुछ तो दिख रहा है। वो फिनिक्स का मैंने दिखाया, उसके साथ उनकी जो एनबीएफसी है उनका रिलेशन हमने वहाँ पे दिखाया, जुबली हिल्स का रिलेशन वहाँ पे दिखाया। और क्या दिखाना है? वो ढूंढने की ज़रूरत है। ये देखो, एमआरओ इस कंट्री में दो है, एक प्रफुल्ल पटेल जी का है, ऐसा मैंने शुरुआत में वहाँ पे बोला था। अभी उनका पार्टनर कौन है वो उनको ही मालूम होगा। और दूसरा है जो किसी और का है, अभी किसी कंपनी ने उसको भी खरीद लिया है। अभी कभी कभार ये जो मेंटेनेंस वाले लोग हैं, तो अभी ये दो कंपनियां हैं, उसमें से इधर उधर जाते रहेंगे ना, तो इधर से कौन वहाँ पे गया है या इधर से कौन आया है, कौन वो मेंटेनेंस इंचार्ज था, जो इन्फॉर्मेशन हम मांग रहे हैं, कौन मेंटेनेंस इंचार्ज था, उसका नाम आप दे दो। अभी तक नाम एआईबी रिपोर्ट में भी नहीं आया। और एफआईआर जो हम मांग रहे हैं या करना चाहते हैं, उसी के कारण करना चाहते हैं, क्योंकि हमको जानना है कि उस विमान का मेंटेनेंस किसने किया था। एक तो मेन मेंटेनेंस किसने किया था, जो कुछ किलोमीटर होने के बाद या आवर्स होने के बाद होता है, और डेली मेंटेनेंस जो बॉम्बे में किया गया था वो किसने किया था, ये सब चीज़ें हमको जाननी है। तो ये वीएसआर का इशू आने के बाद बहुत सारे नेताओं ने अपने जो हेलीकॉप्टर है वो अच्छे हेलीकॉप्टर लेना चालू कर दिए, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन अभी भी कुछ लोग वीएसआर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गलत चीज़ है, उसका मेंटेनेंस नहीं होगा। और दूसरी बात, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आने के बाद ही जो नेता है वो प्रिपेयर्ड होता है। जैसे दादा के केस में अगर आपने देखा होगा, पहले अजित दादा पहले प्लास्टिक की बोतल हो या किसी के भी घर गए तो नॉर्मल ग्लास में भी पानी पीते थे। अभी उनको इन्फॉर्मेशन किसने दी, बताते वक्त उन्होंने सिर्फ बताया था कि हमको थोड़ी सी केयर लेने की ज़रूरत है, या किसी ने मुझे बताया, इसलिए उन्होंने प्लास्टिक बोतल बंद करके कुछ 4-5 महीनों से ग्लास की बोतल वहाँ पे ग्लास के बोतल से पानी पीना चालू किया था, क्योंकि उस पर मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, या कोई इंजेक्शन से उसमें पॉइजन नहीं डाल सकता, या कुछ नहीं डाल सकता। उसी के साथ उन्होंने अपने जो पर्सनल गार्ड्स थे उन पे ज़्यादा विश्वास रखना चालू कर दिया था, एंड अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ था। अभी जो मैं एकनाथ शिंदे साहब के बारे में आपको बोला था, वीएसआर का एक प्लेन था, ज्यूरिख जा रहा था और डावोस के लिए, तो वहाँ पे जाते वक्त उन्होंने, जो वीएसआर कंपनी है, उन्होंने ईरान की परमिशन नहीं ली, इराक की परमिशन नहीं ली। इंटरनेशनल फ़्लाइट में आपको जिस कंट्री के ऊपर से अगर आप जा रहे हो, और स्पेशली अगर वो कंट्री बहुत हॉस्टाइल है, तो परमिशन आपको लेनी पड़ती है। तो मैं एकनाथ शिंदे साहब का जो प्लेन था, वो कैसे आपने इराक और ईरान के ऊपर से विदाउट परमिशन वहाँ पे लेके गया, उसके लिए वहाँ पे बहरीन आके उनको 3 घंटा रुकना पड़ा, फिर परमिशन लिया, फिर उड़ाया। अगर वैसे ही 2 मिनट का डिले होता तो ईरान के जो पायलट्स है या जो भी उनके फाइटर जेट्स है, वो उस एकनाथ शिंदे जी का जो प्लेन है वो गन डाउन भी कर सकते थे। अभी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास आई है, अभी ये इन्वेस्टिगेटेड करने की ज़रूरत है। वो अगर प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर प्रॉपर पेपर वर्क अगर सामने लाया, या एकनाथ शिंदे साहब को जाके आप पूछ सकते हो ये इंसिडेंस हुआ था क्या, उनको इस इंसिडेंस के बारे में मालूम है क्या, उस इंसिडेंस के बारे में कुछ पेपर मेरे पास है, वो आगे लेके मैं आऊँगा। लेकिन एकनाथ शिंदे साहब का भी इस इंसिडेंस के बारे में क्या कहना है वो देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप देखो 6-7 दिन पहले उनके पार्टी ने भूमिका ली थी, वीएसआर से हम ट्रैवल नहीं करेंगे। नहीं, देखो, अगर कोई भी बंदा है बाय प्रोटोकॉल या बाय प्रोसेस, अगर आप भारत से ज्यूरिख जा रहे हो, 8 घंटे का फ्लाइट है, आपका प्लेन जो है लेगेसी 600 था शायद, वो लेगेसी 600 4 घंटा आराम से जा सकता है। तो रीफ्यूलिंग बहरीन में होने वाला था जो हुआ, उसके बाद फ्लाइट प्लान देना पड़ता है, मतलब पूरा फ्लाइट प्लान ज्यूरिख तक देना पड़ता है। उन्होंने बहरीन में वो प्लेन रुकाया, फुल किया पेट्रोल, उसके बाद जब उड़ा और ईरान में गया तब वहाँ पे इंटरसेप्ट हुआ, या उनको मैसेज दिया ईरान के डिफेंस ने, बॉस अगर और ज़्यादा रुकोगे तो हमको ये प्लेन गिराना पड़ेगा। दैट मीन्स वो परमिशन नहीं ली थी।
अब भाई महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री अगर ट्रैवल कर रहा है, ज़ूरिक जा रहा है, महाराष्ट्र के हित के लिए जा रहा है, जाते वक्त अगर फ्लाइट प्लान में आप इंफॉर्मेशन उस देश को अगर नहीं दे रहे हो, अगर उस वक्त कुछ होता तो किस पे ऊपर जिम्मेदारी आप डालते हैं? यहाँ पे हम लड़ तो रहे वीएसआर, डीजीसीए या कोई ऐसा पॉलिटिकल या कमर्शियल व्यक्ति जो इस पे जिम्मेदारी हो सकता है अजीत दादा के केस में। वहाँ पे तो केस ईरान पे ठोक देते कि उसने कुछ किया, जैसे वो कभी भी एक आध प्लेन इधर उधर जाता है वो उड़ा देते हैं, वैसे एकनाथ शिंदे जी का प्लेन उड़ा दिया, खत्म विषय। ऐसे भी हो सकता था। तो अभी उसके पीछे क्या है वो इन्वेस्टिगेट करने की भी जरूरत है। हम दादा के लिए तो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में क्या हुआ था वो डीजीसीए या किसी और ने प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बड़ा वो इन्वेस्टिगेशन वो ऑपरेशनल फ्लॉ था। अभी वो इंटेंशनल था या गलती से हुआ, वो देखने की जरूरत है। देखो, जो विमान अगर आप देखो तो कोई भी विमान कहाँ पे भी जा रहा है तो उसका एक रिकॉर्ड, वो क्या बोलते हैं उसको, फ्लाइट रडार का एक सॉफ्टवेयर है, उस पर वो रिकॉर्ड होता है, उसमें हिस्ट्री भी दिखती है आपको। लेकिन जब से हम प्रेजेंटेशन लेना चालू कर दिए तब पूरी हिस्ट्री दादा के फ्लाइट का भी है, दादा का फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी हिस्ट्री निकालने की कुछ ज़रूरत है क्या? तो नहीं, तो वो हिस्ट्री निकाल दी, बाकी सब प्लेन की हिस्ट्री वहाँ पे निकाल दी। अभी किसी को पता नहीं चलता कौन सा प्लेन कहाँ पे वहाँ पे जा रहा है। तो अभी वो अगर आप हिस्ट्री निकाल रहे हो तो डेफिनेटली आपके मन में डाउट है कि हमारी चोरी कहाँ पे तो पकड़ी जाएगी, तो वो एक एंगल उसको था। दूसरा विषय क्या था? अभी देखो, लेफ्ट बैंक मतलब लेफ्ट विंग नीचे जाता है, राइट बैंक मतलब राइट विंग नीचे जाता है। अगर आप देखो तो वो जो रनवे है उसके लेफ्ट साइड को वो प्लेन क्रैश हुआ, ये सही बात है। लेकिन उन्होंने बोला बहुत सारे ट्रीज थे, उस ट्रीज को वो डैश हुआ, उसके बाद वो एक्सीडेंट हुआ, तो वहाँ पे तो ट्री नहीं, वो तो हमने प्रूव किया। और फिर वो राइट बैंक हुआ था, ऐसे रिपोर्ट में बताया। लेकिन अगर आप वीडियो देखो तो लेफ्ट बैंक होके लेफ्ट साइड को वहाँ पे वो क्रैश हुआ था। अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो अच्छी तरीके से तो करो। यहाँ पे कुछ भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और इस इन्फॉर्मेशन पे सीबीआई और सीआईडी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने वाला है, तो पहला ही इन्वेस्टिगेशन अगर फ्लॉ आप कर रहे हो तो आगे जाके न्याय कैसे मिलेगा? इसीलिए तो वीके सिंह ने मेरे बंदे को फोन करके वहाँ पे गाली देके नीचे से लेके ऊपर तक लोग हमारे हाथ में हैं, और AIB ने रिपोर्ट दिया ना, मतलब उनका रिलायंस जो है वो रिलाय किस पे हो रहे हैं? तो AIB के रिपोर्ट पे, DGCA पे वो रिलाय हो रहे हैं। इसलिए हमारा कहना है कि इंटरनल कमेटी 11 के अंतर्गत वो रिसर्च नहीं होना चाहिए, वो 12 के अंतर्गत चाहिए, और हमारी भी इन्वेस्टिगेशन वैसी होनी चाहिए, एक अलग बॉडी के माध्यम से, एक अलग बॉडी वहाँ पे करके। और जो अहमदाबाद में एक्सीडेंट हुआ था वो भी 12 के अंतर्गत वो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि DGCA के बहुत सारे लोग भी इसमें जिम्मेदार है। ऐसे हम सबका देखो, जब सुशांत सिंह राजपूत का विषय या उनका इन्वेस्टिगेशन ये CBI के देने की बात हुई थी, तब बिहार के मुख्यमंत्री, तब उस टाइम इलेक्शन भी था बिहार में, उन्होंने एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को होम मंत्रालय वहाँ पे दिया था। आज भेजा, 2 दिन के बाद सुशांत सिंह के बारे में CBI के इंक्वायरी का प्रस्ताव ये 2 दिन में एक्सेप्ट हो गया। अभी महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा नेता इस एक्सीडेंट में अगर गुजर जाता है, उनका इन्वेस्टिगेशन CBI के माध्यम से हो, ऐसे उनके ही पक्ष के लोग चाहते हैं। ऐसे पत्र तो दिया, 18 दिन हो गए, अभी तक CBI के बारे में क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। तो ये अभिनेता हो या एक कॉमन मैन हो या नेता हो, सब लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस केस में एक VIP, वो भी राज्य का, अगर 6 बार जो उप मुख्यमंत्री रहा है, और वो जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो वो खुद उप मुख्यमंत्री थे, संवैधानिक पद पे वहाँ पे थे, उनका एक्सीडेंट होने के बाद भी सुशांत सिंह के बारे में 2 दिन में वहाँ पे रिपोर्ट एक्सेप्ट होता है, लेकिन यहाँ पे 18 दिन होने के बाद भी वहाँ पे रिपोर्ट नहीं होता, और 1 महीना होने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे भी आगे नहीं जा रहा। तो इसके पीछे कौन है, ये हमारी सबकी मांग है या प्रश्न है के लिए। वो है, उसमें बहुत सारी डिस्पेरेंसीज है, वो आपको हमने बताई, उसके बारे में क्या करना चाहिए वो भी हमने बताया था। और ये जो इन्वेस्टिगेशन जानबूझ के उसको लेट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये VSR के लोग, DGCA के लोग साथ में इकट्ठा बैठते हुए पेपर वर्क वहाँ पे कर रहे हैं। मतलब जो गलतियाँ उनकी हुई है वो कुछ छुपाने का काम वो कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो गलतियाँ सामने आएगी तो VSR को, तो VSR के ऊपर कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, उसके ओनर्स के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन ये VSR को अलाउ किया ये डिस्पेरेंसीज या गलतियां करने के लिए, इसलिए DGCA के बहुत सारे बड़े बड़े जो अधिकारी है वो भी इसमें अटकेंगे। इसलिए अधिकारियों को बचाने के लिए
और वीएसआर को बचाने के लिए, वीएसआर का क्यों बचा रहे वो तो हमने बताया, बहुत बड़े बड़े नेता इसके पीछे है, इस वीएसआर के कंपनी, वो तो हमने बताया। और अधिकारी खुद को बचाने का कोशिश करेगा तो वो वहाँ पे बचाने की कोशिश वहाँ पे कर रहे हैं। इसलिए तो यहाँ पे सिर्फ बचाने का खेल चल रहा है। अजित दादा को न्याय देने का यहाँ पे कोई भी प्रश्न नहीं है, या यहाँ पे कोई भी एफर्ट किसी से भी वहाँ पे लिए जा रहे जो सत्ता में, ऐसे हम सबको नहीं लगता। देखो, जय पवार इस केस को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। उन्होंने खुद वहाँ पे ट्वीट किया था एक ऐसा वीडियो जो हमारे पास था, हम प्रेजेंटेशन करने वाले थे, लेकिन उनके पास वो पहले, मेरे से पहले था। तो वो प्रेजेंटेशन फिर उनके बाद मैंने वो वीडियो उनके सोशल मीडिया अकाउंट से ले लिए, जो आपको दिखाया था, उस पर कुछ डिटेल्स वहाँ पे। जय पवार वहाँ पे प्रयत्न कर रहा है। जय पवार कौन है? सुमित्रा काकी के बेटे हैं, तो उनके लेवल पे वो प्रयत्न कर रहे हैं। मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन डेफिनेटली पार्थ को भी होगी और काकी को भी वहाँ पे होगी, और वो तो सत्ता में, वो उनके माध्यम से फॉलोअप उनके लेवल पे करेंगे। उनको जाके खास बात जाके मैं कुछ फॉलोअप क्या करूँगा? अभी मीडिया के माध्यम से तो उनके ऊपर, उनके यहाँ तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँची होगी। मैं मेरे लेवल पे वहाँ पे प्रयत्न करूँगा। मैं तो विरोध में हूँ, तो इंडिया आघाड़ी के लोगों के साथ में बैठ के बात करके उनके माध्यम से इसको न्याय मिले, वो कोशिश मैं करूँगा। वो तो सत्ता में है, तो सत्ता का इस्तेमाल करके दादा को न्याय मिलने के लिए सत्ताधारियों के माध्यम से उन्होंने प्रयत्न करे। सबने प्रयत्न करने के बाद राजनीति बाहर रख के ही इस पे कुछ हो सकता है, ऐसे मुझे लगता है। देखो, शंका तो सबको है, मेरे कान पे भी ये आया कि आप थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, लेकिन मैं तो नहीं डरने वाला, मैं हटने नहीं वाला। फैमिली मेम्बर्स को डेफिनेटली वहाँ पे दे आर वेरी केयरफुल। वो मुझे बता रहे हैं कि प्लीज़ बी केयरफुल, अभी बहुत हो गया, इतना आगे क्यों लेके जा रहे हो? जो सत्ता में उनको ही कुछ नहीं पड़ा तो आप क्यों लेके जा रहे हो? लेकिन बाद में वो भी बोल रहे हैं कि नहीं, दादा को न्याय मिलना चाहिए। फिर कार्यकर्ता का कहना है, पदाधिकारी का कहना है। बहुत जगह पे कलेक्टर को, एसपी को, सीपी को वहाँ पे पत्र दिया गया सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है, वो सरकार का विषय है, लेकिन मैं तो लड़ते रहने वाला हूँ। जो भी करना है वो करेगा, लेकिन मेरी जो भी सिक्योरिटी मेरे लेवल पे जो मैं कर सकता हूँ वो तो मैं कर ही रहा हूँ। अभी हमारा लड़ा तो ऐसे चालू रहेगा जब तक अजित दादा को न्याय नहीं मिले। तो सेक्शन 3 जो AIB का रिपोर्ट होता है, सेक्शन 3 के अंतर्गत अगर आपने देखा तो वहाँ पे उन्होंने वो इन्वेस्टिगेशन इसलिए करते हैं कि इस एक्सीडेंट में क्या हुआ, वो क्रिमिनल एंगल से या लाइबिलिटी किसी के ऊपर डालना है, उस एंगल से वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। आगे जाके ये एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। CID के साथ बात करने के बाद उनको हमने बहुत सारे प्रश्न पूछे, ये इन्फॉर्मेशन दी, वो इन्फॉर्मेशन दी, ये डॉक्यूमेंट दिया, वो डॉक्यूमेंट दिया। उन्होंने बोला AIB का रिपोर्ट आने दो, फिर उसके बाद ही हम इन्वेस्टिगेशन को आगे लेके जा सकते हैं। अगर AIB ये DGCA के अंतर्गत आती है, और DGCA अगर ये मंत्रालय एविएशन के अंतर्गत आता है, अगर मंत्री का बहुत बड़ा उसका नेता अगर VSR के साथ कमर्शियली और पर्सनली इन्वॉल्व है, तो कैसे वो नेता या मंत्री अपने DGCA को, AIB को बोलेगा कि ये पारदर्शक पद्धति से या ट्रांसपेरेंट पद्धति से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? हमारा डाउट है। इसलिए ये DGCA के माध्यम से कुछ नहीं होने वाला। AIB का रिपोर्ट है, उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ हमने वहाँ पे दिखाई, तो रूल 12 के अंतर्गत एक अलग कमेटी बना के ही इन्वेस्टिगेशन ये प्रॉपरली हो सकता है। और 12 रूल के अंतर्गत हम बाहर के इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ हमारी ये मांग है, ऐसे नहीं। एयर इंडिया का जो विमान यहाँ पे अहमदाबाद में एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे भी 200-300 लोगों की मौत हुई थी। उनके लोगों का भी कहना है कि 12 रूल के अंतर्गत ही ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए।